दोस्तों सालों पहले जब दो योद्धाओं में हार जीत की लड़ाई होती थी तो वो अस्त्र शस्त्र सेना लेकर मैदान में पहुंच जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यानी अब कोई किसी से हाथी घोड़े लेकर नहीं लड़ता है। लेकिन लड़ाई तो आज भी जारी है, चाहे वो ऑफिस में, घरों में या पॉलिटिक्स में। अगर आप भी ये मानते हैं कि जीवन का हर दिन किसी युद्ध से कम नहीं है और आप इस युद्ध में बिना लड़े जीतने की कला सीखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके द्वारा लिखी किताब में उनके प्रिंसिपल्स और रूल्स आज भी लोगों को बहुत प्रभावित करती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुन त्सू के बारे में। सुन त्सू प्राचीन चीन के एक मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर नाम के एक मशहूर मिलिट्री ग्रंथ को लिखा था। इस किताब के अंदर कुल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें उन्होंने युद्ध को जीतने की कलाओं से लेकर आर्मी को मजबूत बनाने, जासूसों का इस्तेमाल करने और स्ट्रेटेजी तैयार करने के तरीकों के बारे में लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि दिमाग का इस्तेमाल करके युद्ध को स्मार्ट तरीके से किस तरह लड़ा और जीता जाता है। साथ ही इस किताब की एक खासियत ये भी है कि इसकी विजडम सिर्फ युद्ध जीतने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में आने वाली परेशानियों से लड़ने में भी इस्तेमाल की जा सकती है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ वॉर की इस विजडम को डिस्कस करने वाले हैं। सुन त्सू, जिन्हें मास्टर सून के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन चीन के एक जनरल, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, फिलोसफर और राइटर थे जो आज से करीब 2500 साल पहले चीन में रहा करते थे। पारंपरिक रूप से सुन त्सू को ही द आर्ट ऑफ वॉर किताब का लेखक माना जाता है। हालांकि कुछ चाइनीज स्कॉलर ये भी मानते हैं कि ये किताब सुन त्सू के द्वारा नहीं, बल्कि कई अलग अलग लेखकों के काम को आपस में जोड़कर बनाई गई थी। और साथ ही कुछ स्कॉलर तो सुन त्सू के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं। माना ये जाता है कि सुन त्सू चीन के अंदर झोउ राजवंश के दौरान रहा करते थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही समय था जब चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्सो जैसे महान फिलोसफर भी रहते थे। सुन त्सू का जन्म कहाँ हुआ था, इसको लेकर भी स्कॉलर्स के अलग अलग मत हैं। कुछ स्कॉलर्स उनका जन्म स्थान की राज्य को मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका जन्म वो राज्य में हुआ था। वैसे उनका जन्म चाहे जहाँ भी हुआ हो, लेकिन उनके काम ने मिलिट्री के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर दुनिया भर के न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। जैसे वियतनामी जनरल वो गुवेन गियाप ने फ्रांस को दिन बियन फू की लड़ाई में हराने के लिए आर्ट ऑफ वॉर में लिखी रणनीतियों का ही इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ब्राजीलियन फुटबॉलर कोच लुइस फेलिप स्कोलारी ने भी साल 2002 में वर्ल्ड कप जीतने के लिए इस किताब में लिखी हुई बहुत सी अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपनाया था। इसी तरह दुनिया में और भी न जाने कितने लोग सफलता पाने के लिए इस किताब में लिखी टैक्टिक्स का अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इस किताब के उन सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं जो इंसान को सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि लाइफ के हर पहलू में जीतना सिखाते हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन। द आर्ट ऑफ वॉर किताब में अच्छी तैयारी करने के महत्व पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। इस किताब में बताया गया है कि किसी भी लड़ाई के लड़े जाने से पहले ही हार और जीत तय हो जाती है। इसका मतलब ये है कि नॉलेज और कैलकुलेशन की मदद से युद्ध जीतने के चांसेस का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। और अगर जरूरत हो तो आवश्यक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जासूसों को भी काम पर लगाना चाहिए। हमें ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और साथ ही हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का भी सही सही ज्ञान होना चाहिए। एक मजबूत और आदेश मारने वाली आर्मी तभी तैयार होती है जब लीडर को उसके एक एक सिपाही के बारे में पूरी जानकारी हो। अगर हमें अपने बारे में पूरी और सही सही जानकारी होगी तो हम इस बात का अंदाजा आराम से लगा सकते हैं कि किस दुश्मन को हम आसानी से हरा सकते हैं और कौन से दुश्मन से हमें खुद बचने की जरूरत है। किसी भी लड़ाई की अच्छी तैयारी वही मानी जाती है जब हम इन चीजों के बारे में पता होता है। नंबर 2, विनिंग द स्मार्ट वे। बहुत बार बड़े नुकसान से बचने के लिए युद्ध को टालना ही बेहतर ऑप्शन होता है। सुन त्सू का कहना है कि बिना लड़े ही अपने दुश्मन को हरा देना सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए हमें अपनी लड़ाइयाँ बहुत ध्यान से और सोच समझ के चुननी चाहिए कि कौन सी लड़ाई लड़ना हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी लड़ाई लड़ना एनर्जी व रिसोर्सेज का सिर्फ नुकसान है। और जिन युद्धों को हम लड़ने के लिए चुनते हैं वो सभी युद्ध जितना हो सके उतना एफिशिएंट तरीके से लड़े जाना चाहिए, क्योंकि हर एक आर्मी की ताकत की एक सीमा होती है और समय आने पर दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मी में भी इक्विपमेंट, ईंधन, व्हीकल और
सिपाहियों की कमी हो जाती है। लंबे समय तक चलने वाले युद्ध किसी भी देश और उसके रिसोर्सेज के लिए विनाशकारी साबित होते हैं और इसका असर सिर्फ उसी देश के लोग झेलते हैं जो लड़ाई में शामिल होता है। इसलिए किसी भी युद्ध को जीतने का सबसे सही तरीका अपनी रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करते हुए तेजी से हमला करना होता है। सुन त्सू का कहना है कि युद्ध में कभी भी अपने दुश्मन के शहरों और रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई खत्म होने के बाद हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जब जरूरत ना हो तो अपने दुश्मन के सिपाहियों को भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद वो सिपाही हमारी खुद की सेना में शामिल हो सकते हैं। सुन त्सू युद्ध के दौरान बिना सोचे समझे विनाश करने के पक्ष में कभी नहीं रहते हैं, बल्कि इसके जगह वह समझदारी से युद्ध लड़ने और अपने दुश्मन को जितना हो सके उतना सही सलामत छोड़ने के पक्ष में रहते हैं, ताकि युद्ध खत्म होने के बाद दुश्मन की ताकत को अपनी ताकत में जोड़ा जा सके। युद्ध में मिलने वाली जीत असल में नाप तोल, अनुमान, कैलकुलेशन और तुलना का एक प्रोडक्ट होती है। इस पर सुन त्सू का ये कहना है, अगर जीत पक्की और स्पष्ट है तो लड़ो, और अगर हार पक्की है तो कभी मत लड़ो। अगर हम किसी युद्ध को लड़ने के लिए चुनते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी और सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज होगी तभी हम वो स्ट्रेटेजी बना पाएंगे जो हमें उस युद्ध में जीत दिला सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी सेना दुश्मन की सेना से काफी ज्यादा बड़ी है तो हमारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम उनको चारों तरफ से घेर कर अटैक करें, और अगर हमारे दुश्मन की सेना हमसे बड़ी है तो ऐसी स्थिति में हमारा छिप जाना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रही लड़ाई से ले सकते हैं। तालिबान अफगानिस्तान से कमजोर और छोटा होने के बावजूद भी हमेशा जीतता रहा है, क्योंकि तालिबान हमेशा छिपा हुआ रहता है और छिप कर ही हमला करता है। इसी को चतुराई से जीत हासिल करना कहते हैं। नंबर 3, एडाप्टिंग टू द सिचुएशन। आर्ट ऑफ वॉर हमें ये सिखाता है कि अलग अलग परिस्थितियों और हालातों में खुद को ढालते हुए हम दुश्मन का सामना किस तरह से कर सकते हैं। असल में युद्ध के दौरान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल होना, यानी खुद को सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पानी की तरह ही युद्ध की भी कोई एक कांस्टेंट फॉर्म या कहें स्थिर रूप नहीं होता है। समय के साथ साथ दुश्मन के रवैये और स्ट्रेटेजी में बदलाव होता रहता है। इसके अलावा प्राकृतिक परिस्थितियां जैसे मौसम और युद्ध के इलाके भी समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम खुद को भी हर तरह की परिस्थितियों में ढालने के लिए तैयार रखें। सुन त्सू हमें इसी तरह बदलती हुई सिचुएशन में खुद को ढालते हुए दुश्मन से जीत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा अपने दुश्मन को सावधानी और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, और साथ ही दुश्मन के सामने खुद को एक्सपोज करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अपने दुश्मन के हमेशा बदलने वाले स्वभाव और युद्ध नीति को समझने व उनके प्रति जागरूक रहने का यही तरीका होता है। और अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो हम उनके बदलते हुए स्ट्रेटेजीज को अपने फायदे के लिए उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुन त्सू हमें उस समय हमला करने को मना करते हैं जब दुश्मन उत्साहित और साहसी रूप में होता है, बल्कि इसकी जगह वह दुश्मन पर तब हमला करने की सलाह देते हैं जब वह सुस्त, ढीला और अपने इलाके से दूर होता है। और दुश्मन की इन परिस्थितियों का हमें तभी पता चल सकता है जब हम उस पर कड़ी नजर रखते हुए उसकी ताकत को आंकते रहें। बेसिकली हमें युद्ध के दौरान पूरी तरह चौकन्ने रहते हुए अपना फोकस अपने स्ट्रेंथ और दुश्मन की कमजोरियां ढूंढने पर रखना चाहिए, और जैसे ही हमारा दुश्मन कोई गलती करे तो हमें उसकी उस गलती का पूरा फायदा उठाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, बैलेंस एंड इनर पीस। सुन त्सू हमें युद्ध के लिए जाते समय संतुलन और आंतरिक शांति ढूंढने के महत्व के बारे में भी सिखाते हैं। उनका कहना है कि युद्ध पर जाते समय हमें ना तो लड़ाई के लिए हद से ज्यादा उतावला और लापरवाह होना चाहिए और ना ही बुज़दिल व डरपोक। साथ ही किसी भी इंसान के लिए आसानी से ट्रिगर हो जाना या गुस्से से भर जाना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि युद्ध में गुस्से वाले लोगों को गलती करने के लिए उकसाना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा एक जनरल या कहें सेनापति को अपने सिपाहियों के प्रति हमेशा दयालु रहते हुए उनके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी ख्याल रखना चाहिए कि सिपाहियों की प्रॉब्लम से इतना नहीं जुड़ना है कि वो उल्टा हमारे लिए परेशानी और चिंता का सबब बन जाए। आर्ट ऑफ वॉर हमें हमारी लड़ाइयाँ चुनने और उनकी जीतने की कला सिखाती है। सुन त्सू हमें अपना ध्यान अपनी सेना को निर्दयी
और मजबूत बनाने की जगह अपने दुश्मनों और खुद की ताकत व कमजोरियों को जानने पर लगाने की सलाह देते हैं, ताकि हम युद्ध के शुरू होने व कोई चाल चलने से पहले ही अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दुश्मनों से ज्यादा समझदार बन सकते हैं, कैसे हम उन्हें अपने जाल में फंसाकर मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे हम हर एक सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वह हमसे इस बात के लिए भी आग्रह करते हैं कि हमें हमेशा अपने दुश्मन से बिना लड़े ही उसे हराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सुन्जू का ये कहना है कि दुश्मन का खून बहाए बिना उनको हराने की कला ही वास्तव में द आर्ट ऑफ वार कहलाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।